नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट में गुर्जर प्रतिहार वंश पर अपना व्याख्यान दूंगी। 8वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी भारत में गुर्जर, प्रतिहार, बंगाल में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश की शक्ति का उत्थान हुआ था। इन तीनों शक्तियों ने कन्नौज को प्राप्त करने और चक्रवर्ती के आदर्श को पूरा करने का प्रयास किया था। उत्तरी भारत में सर्वोच्चता प्राप्त करने के प्रयत्नों में इन तीनों ही राजवंश जो है उनका संघर्ष होना स्वाभाविक था। अतः 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक गंगा यमुना के दो आब और उनके निकटवर्ती प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसे ही त्रिराज्य संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में कुछ समय के लिए प्रतिहार वंश सर्वोच्च बन गया, उसके बाद पाल वंश ने उनका स्थान ग्रहण किया और बीच बीच में दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश इन दोनों राजवंश की सर्वोच्चता को रौंद कर अपनी महत्ता स्थापित करने में सफल रहा था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश यानी कि प्रतिहारों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? प्रतिहार संभवतः गुर्जर जाति के थे। अरब लेखकों अबू जैद और अल मसूदी की कृतियों और प्रतिहारों के अभिलेखों से हमें इस तथ्य की पुष्टि प्राप्त होती है। कन्नड़ कवि पंप ने भी प्रतिहार नरेश महिपाल को गुर्जर राजा कहा है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानते हैं जो हूणों के साथ भारत में आए और पंजाब, राजपूताना और गुजरात में बस गए थे, परंतु अधिकांश इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनकी मान्यता है कि गुर्जर एक भारतीय राजवंश था। जिस प्रकार मालवा के निवासी मालव कहलाए, उसी प्रकार गुर्जर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति गुर्जर कहे जाने लगे। इस संबंध में श्री के मुंशी ने भी लिखा है कि प्राचीन काल में गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों को मिलाकर गुर्जर प्रदेश कहा जाता था, अतः यहाँ के निवासी गुर्जर कहलाए। प्रतिहार अभिलेख उनका मूल राम के भाई लक्ष्मण से जोड़ते हैं, जो उनके लिए प्रतिहार या द्वारपाल का कार्य करता था। इन आधारों पर प्रतिहारों को गुर्जर राजपूतों की एक शाखा मानना ही न्याय संगत है। अब प्रतिहारों का उदय यानी कि और इनके प्रारंभिक शासक कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य प्रसिद्ध हुए हैं। इसके लिए उन्होंने गुप्त साम्राज्य की पतनोन्मुख स्थिति का लाभ उठाया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में हरिचंद ने राजपूताना में जोधपुर के निकट मंडोर में इस राजवंश की नींव डाली थी। हरिश्चंद्र ब्राह्मण था, उसकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी क्षत्राणी। उसकी ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षत्राणी से उत्पन्न पुत्र क्षत्रिय प्रतिहार राजवंश के संस्थापक बने। हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों और उनके उत्तराधिकारियों ने जोधपुर, भड़ोच, नांदीपुरी, उज्जैनी आदि विभिन्न स्थानों पर शासन किया, परंतु प्रतिहार वंश की जो श्रेष्ठता है और प्रतिष्ठा है उसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उज्जैनी के शासक नागभट्ट जो प्रथम था उसके द्वारा स्थापित की गई थी। प्रतिहार वंश की वास्तविक संस्था के संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने संभवतः 730 से 756 ईस्वी तक शासन किया था। उसने जोधपुर, भड़ोच, गुजरात की प्रतिहार शाखाओं पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने गुजरात से ग्वालियर तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और अरबों को परास्त कर उसने यश प्राप्त किया था। अरब लेखक वल्लादुरी के विवरण से ज्ञात होता है कि संभवतः उसने अरब शासक जुनैद के सेनापति तमीम को परास्त कर उन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया था जिन्हें अरबों ने इनसे छीन लिया था या जीत लिया था। राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग से भी युद्ध करना पड़ा था, जिसमें दंती दुर्ग विजयी हुआ था, परंतु दंती दुर्ग की उत्तर भारत की विजय स्थायी सिद्ध नहीं हुई। अतः नागभट्ट ने अपने उत्तराधिकारी को एक विशाल राज्य सौंपा जो गुजरात, मालवा और राजपूताने तक विस्तृत था। इसके बाद उसके 2 भतीजों कुकुस और देवराज ने शासन किया, परंतु इन शासकों की उपलब्धियों के बारे में अधिक जानकारी हमें नहीं मिलती है।
देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज लगभग 778 ईस्वी में प्रतिहार शासक बना, जो एक शक्तिशाली नरेश था। जैन ग्रंथ कुवलयमाला और हरिवंश पुराण और ग्वालियर अभिलेख वत्सराज की उपाधियों की पर्याप्त जानकारी देते हैं। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार वत्सराज ने भांडी राजवंश से मध्य राजपूताना और उत्तरी भारत का कुछ प्रदेश छीना था। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था, संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था। अतः इस विजयों के पश्चात वत्सराज जो है वो कन्नौज की ओर बढ़ा था। कन्नौज उस समय कहते हैं उत्तरी भारत का प्रसिद्ध नगर था और हर्ष के साम्राज्य की राजधानी रह चुका था। इस समय यहाँ इंद्रायुध शासन कर रहा था। उसने वत्सराज की अधीनता स्वीकार की, परंतु कन्नौज पर बंगाल नरेश धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव पर भी अपना अपना ये अधिकार जमाना चाहते थे। अतः कन्नौज की सत्ता के प्रश्न को लेकर वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के मध्य संघर्ष होना शुरू हो गया। इस संघर्ष में वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को गंगा यमुना के दोआब में परास्त करने में सफलता प्राप्त की और उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग पर उसने अपना अधिकार कर लिया। किंतु उसकी यह विजय स्थायी सिद्ध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब वह धर्मपाल को परास्त कर वापस लौट रहा था, उसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इस पर आक्रमण करके इसे परास्त किया और इसके पश्चात उसने धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। ध्रुव से परास्त होने के बाद वत्सराज की शक्ति राजपूताना तक सीमित हो गई थी। वत्सराज और धर्मपाल पर विजय के बाद ध्रुव लुटे हुए माल के साथ दक्षिण लौट गया। इस परिस्थिति में धर्मपाल ने वत्सराज की शक्ति के कमजोर होने से हुई रिक्तता का लाभ उठाकर 786 के मध्य कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त करके अपने प्रतिनिधि चक्रायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर दिया था। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक बना। इसने अपने राजवंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने आंध्र, सैंधव यानी कि पश्चिमी काठियावाड़, विदर्भ और कलिंग के शासकों को परास्त किया था। अन्य अभिलेखों से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने बंग यानी कि पूर्वी बंगाल, नरेश, आनर्त यानी कि उत्तरी गुजरात, मालवा, किरात यानी कि हिमालय के आदिवासी, पश्चिम के मुस्लिम शासक, वत्स यानी कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा राज्य और मत्स्य यानी कि अलवर और भरतपुर के शासकों को भी परास्त किया था। इसके बाद उसने कन्नौज के शासक चक्रायुध को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार किया। चक्रायुध को पाल नरेश धर्मपाल ने गद्दी पर बैठाया था। अतः कन्नौज के प्रश्न को लेकर नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल में संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में नागभट्ट ने धर्मपाल को परास्त किया और उसके राज्य में मुंगेर यानी कि बिहार तक घुसने में सफलता प्राप्त कर ली थी। नागभट्ट को इस संघर्ष में जोधपुर की प्रतिहार शाखा, दक्षिण काठियावाड़ के चालुक्यों और मेवाड़ के गुहिलों से काफ़ी सहायता मिली थी। किंतु नागभट्ट द्वितीय अपने जो सफलता है उसको अधिक समय तक बनाए रखने में सफल नहीं रहा। प्रतिहारों के साथ राष्ट्रकूटों को परंपरागत संघर्ष जो नागभट्ट द्वितीय के काल में भी चलता रहा था। राष्ट्रकूट वंश में उस समय गोविंद तृतीय शासन कर रहा था। वह बहुत ही कहते हैं महत्वाकांक्षी शासक था और उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण का निश्चय किया था। गोविंद तृतीय ने पूर्ण तैयारी के साथ भोपाल और झांसी के रास्ते से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने बुंदेलखंड के निकट गोविंद तृतीय का सामना किया। इस युद्ध में गोविंद तृतीय विजयी हुआ और नागभट्ट जो है द्वितीय परास्त हुआ और राजपूताना की ओर वह भाग गया। इसके पश्चात कन्नौज नरेश चक्रायुध और पाल नरेश धर्मपाल ने गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार की। गोविंद तृतीय का उद्देश्य जो था वो उत्तरी भारत में स्थायी रूप से रहना नहीं था। अतः वह वापस दक्षिण भारत चला गया और आगामी आधी शताब्दी तक राष्ट्रकूट नरेश उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सके थे। परंतु फिर भी नागभट्ट की इस पराजय के कारण मालवा और गुजरात के प्रदेश प्रतिहारों के हाथ से निकलकर राष्ट्रकूटों के हाथ में चले गए और प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा में कमी हुई, जिससे धर्मपाल और देवपाल को उत्तरी भारत में पाल वंश की प्रभुता स्थापित करने का अवसर मिल गया। नागभट्ट द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र रामभद्र प्रतिहार शासक बना। उसने सिर्फ 3 वर्ष शासन किया। वह दुर्बल शासक था। उसके समय में पाल शासक देवपाल ने मुंगेर को प्रतिहारों से छीन लिया था। रामभद्र के बाद
उसका पुत्र मिहिर भोज प्रतिहार शासक बना। कहा जाता है कि मिहिर भोज के सिंहासनारोहण से प्रतिहारों के इतिहास में एक नया और गौरवमय अध्याय शुरू होता है। मिहिर भोज एक शक्तिशाली सम्राट था। उसने प्रतिहारों की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। सिंहासनारोहण के कुछ समय बाद उसने राजपूताना, मालवा, मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया, जो रामभद्र के शासनकाल में दुर्बल हो गई थी। शुरू के कुछ ही वर्षों में हिमालय की तराई तक का भाग उसके आधिपत्य में आ गया था। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद भोज ने बंगाल के शासक देवपाल से युद्ध करने का निश्चय किया और इस युद्ध में कहते हैं मिहिर भोज की पराजय हुई और उसका पूर्व की ओर विस्तार रुक गया। इसके पश्चात मिहिर भोज ने दक्षिण की ओर ध्यान दिया। सर्वप्रथम उसने राजपूताना के दक्षिण भाग और उज्जैन के चतुर्दिक नर्मदा तक के भूभाग पर आक्रमण किया। इसके पश्चात उसने राष्ट्रकूट शासकों के आंतरिक झगड़ों से लाभ उठाने का उसने प्रयास किया था। 845 से 860 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत पर उसने आक्रमण किया, परंतु उसे राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा के नरेश ध्रुव के हाथों परास्त होना पड़ा था। इस प्रकार प्रतिहारों के परंपरागत शत्रुओं पालों और राष्ट्रकूटों ने मिहिर भोज की प्रगति को कुछ समय के लिए रोक दिया था। भोज को कलचुरी नरेश कोकल ने भी परास्त किया था। भोज की इन पराजयों का लाभ उठाकर प्रतिहार वंश के अधीन अनेक प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे और भोज की प्रारंभिक सफलता क्षणिक ही रही, परंतु इन असफलताओं से मिहिर भोज की महत्वाकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई थी। उसने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर उचित समय की प्रतीक्षा की। बंगाल के शासक देवपाल की मृत्यु और उसके निर्बल उत्तराधिकारी ने उसे पूर्व की ओर विस्तार का और अधिक अवसर प्रदान किया, क्योंकि देवपाल का उत्तराधिकारी नारायणपाल जो है वो देवपाल की तरह शक्तिशाली नहीं था। दूसरी ओर तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की वृद्धावस्था और शांतिप्रिय नीति ने मिहिर भोज को दक्षिण की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी थी। सबसे पहले उसने पाल शासक नारायणपाल को बुरी तरह परास्त कर उसके राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार किया। भोज के इस सैनिक अभियान में उसके अधीन सामंतों ने महत्वपूर्ण सहायता दी थी। इसके पश्चात भोज ने अपने दूसरे परंपरागत शत्रु राष्ट्रकूट शासकों की ओर भी ध्यान दिया। राष्ट्रकूटों से उसका संघर्ष कृष्ण द्वितीय यानी कि 878 से 914 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। इस संघर्ष में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय भोज के हाथों नर्मदा नदी के तट पर परास्त हुआ, दक्षिण की ओर भाग गया। इसके बाद भोज ने काठियावाड़ प्रदेश को अपने अधीन किया। इसके बाद भोज को उज्जैनी के निकट राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से एक और युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें भोज की पराजय हुई थी। कहा जाता है कि इस पराजय के परिणाम स्वरूप मालवा का प्रदेश भोज के हाथ से निकल गया था, परंतु यह मत जो है वो संदिग्ध है। इस प्रकार प्रारंभिक असफलताओं के उपरांत मिहिर भोज ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर पश्चिम में उसका साम्राज्य पंजाब तक विस्तृत था। काठियावाड़ उसके आधिपत्य में था और संभावना व्यक्त की जा रही है कि मालवा और अवध भी उसके अधिकार में थे। राजपूताना में उसकी स्थिति सुदृढ़ थी और बिहार के कलचुरी और बुंदेलखंड के चंदेल शासक उसके अधीन सामंत थे। मिहिर भोज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार शासक बना, जिसने 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया था। इसके शासनकाल में उत्तरी भारत में प्रतिहारों की सत्ता का नक्षत्र देदीप्यमान रहा, क्योंकि पाल शासक प्रतिहारों से परास्त होते रहे और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्ध में व्यस्त रहा। कल्हण की राजतरंगिणी के एक श्लोक के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि कश्मीर नरेश शंकर वर्मा ने महेंद्रपाल से पंजाब का कुछ क्षेत्र छीन लिया था, किंतु यह मत पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि महेंद्रपाल ने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को न सिर्फ सुरक्षित रखा अपितु उसका विस्तार भी किया। प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि महेंद्रपाल ने पाल शासकों से मगध और उत्तरी बंगाल का कुछ भाग छीन लिया था। साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि उसका साम्राज्य हिमालय से लेकर विंध्याचल तक और पूर्वी समुद्र तट से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक फैला हुआ था। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र भोज द्वितीय प्रतिहार शासक बना, परंतु शीघ्र ही उसके सौतेले भाई महीपाल ने उसे गद्दी से उतारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। महीपाल ने
912 से 944 ईस्वी तक शासन किया था। कहते हैं महिपाल को प्रारंभ से ही राष्ट्रकूटों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। 915 से 918 के मध्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध में इंद्र तृतीय ने महिपाल को परास्त करके न सिर्फ कन्नौज को पूर्णतः विनष्ट किया, अपितु प्रयाग यानी कि इलाहाबाद तक महिपाल का पीछा भी किया। परंतु इंद्र तृतीय भी अपने पूर्वजों की भांति उत्तरी भारत की विजयों को संगठित किए बिना ही दक्षिण लौट गया। इससे महिपाल को पुनः अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया और उसने अपने अधीन कलचुरी, चंदेल और गुहिल सामंतों की सहायता से बहुत से खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया। महिपाल के राजकवि राजशेखर ने उसे प्रतिहार वंश का रत्न कहा है। उसने लिखा है कि महिपाल का प्रभाव मुरालो यानी कि नर्मदा क्षेत्र के पास अमरकंटक पहाड़ियाँ, कलिंगों, केरलों, कुलुटों, कुंतलों और रामाथों ने भी महसूस किया। परंतु महिपाल की कठिन परिस्थितियों का लाभ उठाकर पाल शासकों ने सोन नदी के पूर्वी तट तक के अपने पैतृक राज्य को प्रतिहारों से छीन लिया था। उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पुनः उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और कालिंजर और चित्रकूट के किलों पर अधिकार किया। यद्यपि महिपाल ने शीघ्र ही अपने राज्य के एक बड़े भाग पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया, परंतु राष्ट्रकूटों के अनवरत आक्रमणों से प्रतिहार साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा, जिससे उनकी शक्ति उत्तरोत्तर निर्बल होती चली गई। अतः धीरे धीरे उनके अधीन सामंतों यथा चंदेलों, परमारों, चेदियों आदि ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। महिपाल के उत्तराधिकारी और प्रतिहार साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ? महिपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रतिहार शासक बना, जिसने 945 से 946 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने पिता के साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। इसके पश्चात देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय और विजयपाल नामक 4 शासक प्रतिहार राजवंश की गद्दी पर बैठे थे, किंतु उनमें से कोई भी अपने पूर्वजों की भांति योग्य नहीं था। अतः इनके समय में प्रतिहार राजवंश में पारस्परिक संघर्ष शुरू हो गया। देवपाल यानी कि 948 ईस्वी के समय से ही कहते हैं प्रतिहार साम्राज्य खंडित होने लग गया था। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों पर पुनः आक्रमण करके उनकी शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया। प्रतिहार शासकों की अयोग्यता, पारस्परिक झगड़ों का लाभ उठाकर उसके अधीन सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। प्रतिहार साम्राज्य के खंडित भागों से अनहिलवाड़ा यानी कि गुजरात के चालुक्य, जजाक भुक्ति के चंदेल, ग्वालियर के कछपाट, चेदी के कुलचरी, मालवा के परमार, राजपूताना के गुहिल, शाकंभरी के चौहान आदि राजवंशों के स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। लगभग 10वीं शताब्दी के अंत में प्रतिहारों की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। अतः 10वीं सदी के अंत में जब राज्यपाल कन्नौज का शासक बना तो उसका राज्य क्षेत्र अत्यंत संकुचित हो गया और उसके वंश का गौरव जो था वो लुप्त सा हो चुका था। इसी समय भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे। उत्तर पश्चिम का हिंदूशाही राज्य इन मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध कर रहा था। राज्यपाल ने भी इस कार्य में हिंदूशाही राज्य को सहयोग दिया। राज्यपाल ने 991 ईस्वी में हिंदूशाही शासक जयपाल को सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी। 1008वें जयपाल के पुत्र आनंदपाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान की गई, परंतु हिंदूशाही राज्य मुस्लिम आक्रमण की बाढ़ को रोकने में सफल नहीं रहा। 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। राज्यपाल महमूद ने युद्ध किए बिना ही कन्नौज से वह भाग खड़ा हुआ था। महमूद ने कन्नौज को पूरी तरह से लूटा। महमूद के वापस जाने के बाद राज्यपाल के कायरतापूर्ण तरीके से भाग खड़े होने से नाराज होकर चंदेल शासक गंड ने अपने पुत्र विद्याधर को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसने राज्यपाल को मारकर उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। 1019 ईस्वी में त्रिलोचन पाल जो है वह महमूद के हाथों परास्त हुआ। 1027 तक वह जीवित रहा और इसके पश्चात प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक यशपाल गद्दी पर बैठा, जो लगभग 1036 तक जीवित रहा था। अब प्रतिहार साम्राज्य के महत्व की बात करें तो आर सी मजूमदार कहते हैं कि भारतीय इतिहास में प्रतिहार साम्राज्य के महत्व को
अगर स्पष्ट किया जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हर्ष को अंतिम साम्राज्य का निर्माता का श्रेय देना एक महान भूल है। वास्तव में अंतिम साम्राज्य निर्माण का श्रेय प्रतिहार शासकों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने 100 वर्ष तक उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके रखा था। प्रतिहार राजवंश में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल जैसे योग्य सम्राट हुए, जिन्होंने राष्ट्रकूट और पाल शासकों के अनवरत विरोध के उपरांत भी उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की थी। प्रतिहारों का सबसे अधिक महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने पश्चिम भारत की तरफ होने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश से रोक के रखा। एल्फिंस्टन और उसके बाद के भारतीय इतिहासकारों ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि अरबों की विशाल शक्ति चरम सीमा पर होते हुए भी भारत में उनकी प्रगति इतनी धीमी क्यों रही। इस अद्भुत रहस्य के संबंध में इतिहासकारों ने अनेक भ्रांतिपूर्ण तर्क दिए हैं, परंतु इसका प्रमुख कारण प्रतिहारों की शक्ति रहा है। प्रतिहार मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध भारत की रक्षा दीवार बनकर खड़े रहे। उन्होंने अरबों को सिंध के आगे बढ़ने नहीं दिया। स्वयं अरबों ने प्रतिहारों की शक्ति और वैभव की भी प्रशंसा की है। यही नहीं कहते हैं, अंतिम प्रतिहार शासक जो राज्यपाल है, उसने अपनी निर्बल स्थिति में भी पंजाब के हिंदूशाही शासक जयपाल और आनंदपाल को सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता भी दी थी। प्रतिहार शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके और मुस्लिम आक्रमण से भारत की रक्षा करके भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के आदर्शों का पूर्णतः निर्वहन किया। यही उनकी सबसे महान सफलता है, महत्व है।